भाषा बोल रहे हैं वो भाषा रूस समर्थित लगती है, वो भाषा मॉस्को के लिए ज्यादा मुफीद है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने चुनावी कैंपेन के दौरान कहते रहे कि मैं आऊंगा तो युद्ध खत्म कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मेरा पैसा वापस करो। जिस व्यक्ति को इसकी ही लड़ाई के मीडिएशन में नहीं रखा गया, निगोशिएशंस में नहीं रखा गया, आपको लगता है कि व्हाइट हाउस इस आदमी की सुनेगा? चुनाव कराएंगे तो फिर जनता उठा के दूसरी तरफ रख देगी। दोस्तों, दुनिया को अगर बड़ा प्लेग्राउंड समझें और उसमें बड़े प्लेयर्स की खोज करें कि भाई बड़ा प्लेयर कौन है, अच्छा कौन खेल रहा है, तो उसमें आपको कुछ बड़े की प्लेयर्स दिखाई देंगे। उसमें निश्चित तौर पर पहला नाम अमेरिका का होगा और अभी अभी व्हाइट हाउस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरे खिलाड़ी हैं व्लादिमीर पुतिन। वो इसलिए क्योंकि हमेशा से सामरिक तौर पर डिफेंस के लिहाज से देखेंगे, आर्मी के तौर पर देखेंगे तो हमेशा से रशिया एक बड़ी सैन्य ताकत रहा। और तीसरा खिलाड़ी जाने अनजाने या यूं कह लें कि बस दुनिया की नजर में दिख रहा है जो, वो है जेलेंस्की। ये वो वाला खिलाड़ी है जिसके होने ना होने से बहुत कोई मतलब नहीं है, लेकिन चूंकि इनका देश सीधे सीधे पिछले 3 सालों से युद्ध में है, इसलिए इनका चेहरा यहां पर होना लाजमी है। अब एक बात आप समझिएगा, रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो गए और इस पूरे युद्ध में जो यूक्रेन है उसका क्षेत्रफल करीब करीब 18% कम हो गया है। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से व्हाइट हाउस पहुंचे हैं वो रूस से ज्यादा रूस की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा आपको कई बार लगेगा। वो रूस जो हमेशा से अमेरिका का पारंपरिक दुश्मन रहा है, जो पेंटागन अपनी तमाम रक्षा नीतियां, डिफेंस की नीतियां रूस को देखकर तय करता रहा है, उस पेंटागन के होते हुए व्हाइट हाउस पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो भाषा रूस समर्थित लगती है, वो भाषा मॉस्को के लिए ज्यादा मुफीद है। और ऐसा लगता है उस भाषा में कि आपको लगेगा ही नहीं कि रूस और अमेरिका पारंपरिक दुश्मन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने चुनावी कैंपेन के दौरान कहते रहे कि मैं आऊंगा तो युद्ध खत्म कर दूंगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई अगले 1 हफ्ते के अंदर हम उस सिचुएशन में चले जाएंगे जहां रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कह रहे हैं कि मेरा पैसा वापस करो, मेरा डॉलर वापस करो। ये बात सीधे जेलेंस्की से, यूक्रेन से, कीव से कही जा रही है। बाइडेन प्रशासन भर भर के डॉलर देता रहा यूक्रेन को और उसके पीछे नाटो के देश थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं यूरोपीय देशों ने, नाटो के देशों ने जानबूझकर अमेरिका को ट्रैप किया, फंसाया। डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि तमाम यूरोपीय देशों ने मिलकर जितनी आर्थिक मदद यूक्रेन की है उससे 3 गुना मदद अमेरिका ने अकेले की है। तो उनका कहना यह है कि भाई जब हम रूस से इतनी दूर हैं, यूरोप से इतनी दूर हैं, यूरोप और हमारे बीच एक बड़ा समंदर है, महासागर है, तो हमें तो कोई खतरा ही नहीं था कभी से। तो उस युद्ध में अमेरिका आखिर कूदा क्यों? वो चाहे पैसे के लिहाज से हो या फिर हथियार के लिहाज से हो। तो जिस युद्ध में हमारा कोई नुकसान नहीं था, हमने भर भर के जेलेंस्की को डॉलर दिए, वही डोनाल्ड ट्रंप अभी कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन को हमें हमारा पैसा वापस देना पड़ेगा। वी आर गेटिंग आवर मनी बैक, पैसा वापस करो। तो जेलेंस्की की गद्दी ही नहीं खतरे में है, जेलेंस्की खुद भी खतरे में है कि भाई अब आपको आर्थिक तौर पर, क्योंकि जेलेंस्की को यह लग रहा था ये पैसा ग्रांट है, ये पैसा दान दिया गया है, दान का पैसा तो कोई वापस मांगता नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते ही व्हाइट हाउस ये बता रहे हैं कि भाई ये कर्ज था और अब हमको हमारा कर्ज वापस चाहिए। देखिए, दुनिया में कोई भी देश जब अपनी लड़ाई, अपने स्वाभिमान की लड़ाई आप जब दूसरों के हथियारों पर और दूसरे के पैसे पर लड़िएगा तो यही हाल होगा जो जेलेंस्की का हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचते ही, और डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की दुश्मनी कोई आज की दुश्मनी नहीं है, ये पहले टर्म से चली आ रही है। उस समय कुछ बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को, यूक्रेन को कही थी, उस समय जेलेंस्की थोड़े नवाब बन रहे थे, थोड़ी आंख दिखा दी थी व्हाइट हाउस को डोनाल्ड ट्रंप को। तो ट्रंप वो सब भूले नहीं है। और ऐसे ही एक और नेता थे कनाडा वाले जस्टिन ट्रूडो। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो सबसे पहले जिन 2 नेताओं को निशाने पर ले लिया वो यूक्रेन वाले जेलेंस्की और कनाडा वाले जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो को तो गवर्नर तक बुला दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि हम डील डन कर लेंगे विद इन अ वीक पुतिन के साथ कि वॉर खत्म। आप समझना,
सऊदी अरबिया में जो निगोशिएशन शुरू हुए, उन निगोशिएशन में अमेरिकी टीम थी, रशियन टीम थी, लेकिन यूक्रेन की कोई टीम नहीं थी, यूरोपीय देशों की कोई टीम नहीं थी। मतलब अमेरिका ये मान के चल रहा है कि भाई जो युद्ध हमारे पैसे और हमारे ही हथियार पर लड़ा जाना है, और जब हम हथियार और पैसा देना बंद कर देंगे तो फिर युद्ध तो होगा ही नहीं। और जहां तक रही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात, मॉस्को की बात, तो मॉस्को और वॉशिंगटन बैठकर तय करेंगे कि आखिर करना क्या है। आज जैसा कि खुद ही कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई अमेरिका तो यूरोप से बहुत दूर है, हमारा तो क्या लेना देना है, हमारा तो युद्ध कभी से था ही नहीं। दूसरी तरफ देखिए व्लादिमीर जेलेंस्की क्या कह रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूएस स्ट्राइक्स अ डील विद रशिया टू एंड वॉर, इट वॉन्ट बी सक्सेसफुल इफ यूक्रेन डज नॉट एग्री टू दिस कंडीशंस। अब आप इस आदमी का सिचुएशन इस पूरे सिनारियो में समझिए। जिस व्यक्ति को इसकी ही लड़ाई के मीडिएशन में नहीं रखा गया, निगोशिएशंस में नहीं रखा गया, आपको लगता है कि व्हाइट हाउस इस आदमी की सुनेगा? डोनाल्ड ट्रंप जब एयरफोर्स वन में हवा में रहते हैं, उस समय भी वो पत्रकारों से कह देते हैं कि भाई चुनाव कराने पड़ेंगे यूक्रेन में। यह व्यक्ति युद्ध की आड़ में पिछले 3 साल से राष्ट्रपति का सुख भोग रहा है, लेकिन इसकी जनता बर्बाद हो रही है। यूक्रेन अब उस सिचुएशन में, मैंने पहले भी आपको अपने वीडियोस में कहा है कि यूक्रेन में जब जो सिचुएशन था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो 3 साल पहले, उस तरह के आधारभूत संरचना बनने में यूक्रेन को अभी 100 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। यूक्रेन को रशिया ने ऐसा बर्बाद किया है। लेकिन यह व्यक्ति पिछले 3 साल से युद्ध के नाम पर जनता को बरगलाकर लगातार राष्ट्रपति बना हुआ है। वहां तमाम जितने भी विरोधी नेता हैं, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उन सबको इस व्यक्ति ने जेल में डाला हुआ है। तो एक तरह से यह व्यक्ति तानाशाही कर रहा है युद्ध की आड़ में, पुतिन और मॉस्को का डर दिखाकर यूक्रेन के लोगों के साथ। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप बेहतर समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब करना पड़ेगा तुमको चुनाव, चुनाव वहां पर करवाओ और फिर चुनकर आ जाते हो तो फिर ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह चुके हैं कि इसकी रेटिंग जो है वो 4% तक आ चुकी है। मतलब कि जेलेंस्की की लोकप्रियता 4% से ज्यादा नहीं है। हालांकि जेलेंस्की का दावा है कि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के कर रहे हैं, जबकि मेरी लोकप्रियता 60% तक है। अरे भाई, जब है लोकप्रियता तो आप चुनाव करा लो, यूक्रेन में चुनाव होने चाहिए। ठीक यही वाला सिस्टम आप देखना बांग्लादेश में, जो अंतरिम सरकार का मुखिया बना बैठा है मोहम्मद यूनिस, वो भी अपने देश में चुनाव नहीं करा रहा है। चुनाव कराएंगे तो फिर जनता उठा के दूसरी तरफ रख देगी। इसीलिए इस तरह के नेता जो है ये युद्ध और अस्थिरता का इस्तेमाल केवल अपने पर्सनल हित के लिए करते हैं, पर्सनल सुख सुविधाओं के लिए करते हैं। दूसरी तरफ क्या करें, वही जो मैं आपसे कह रहा था, वो ये कह रहे हैं कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन रिसीव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स अंडर जो बिडेन वेयर अ ग्रांट नॉट अ डेब्ट। मतलब आप समझो ये किस तरह का व्यक्ति है। यही होता है किसी भी देश का, जब आप किसी कार्टूनिस्ट को, किसी एक्टर को, किसी जोकर को, किसी मस्खरे को अपने देश की कमान सौंप देते हैं उसकी मस्खरी पर, उसकी मीठी मीठी बातों पर। क्योंकि बातें करना और उनको पॉलिसी के रूप में ढालना दोनों दो चीजें हैं। यह व्यक्ति मस्खरा हुआ करता था, यूक्रेनियों ने इस पर यकीन कर लिया। अब देखो यूक्रेन को युद्ध में झोंककर यूक्रेन को बर्बाद करके ये आदमी कैसी बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई हमको तो यूनाइटेड स्टेट्स ने दान दिया था, ग्रांट, मदद, कोई कर्जा थोड़ी मांगे थे। तो कर्जा नहीं मांगे थे जो डोनाल्ड ट्रंप पैसा वापस मांग रहे हैं। यूक्रेन मतलब कि यह व्यक्ति साफ साफ ये कह रहा है कि बाइडेन प्रशासन में हमने जो है दान लिया था, कर्जा नहीं लिया था। आगे ये कह रहा है आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज 100 बिलियन, वी एग्रीड विद बाइडेन दैट इट वाज ग्रांट नॉट अ डेब्ट। बोले कि बाइडेन प्रशासन से हमारी डील ही यही थी कि भैया ये दान है, कर्ज नहीं है ना, कल को मांगिएगा तो नहीं। आप समझो, मैं फिर कह रहा हूं, जब किसी देश में केवल बात के आधार पर, केवल हवाबाजी के आधार पर इस तरह के नेता जब चुने जाते हैं तो पूरे उस देश का कैसा हाल होता होगा। वहां की जनता आज कितनी बेइज्जती महसूस करती होगी कि उसके देश का निगोशिएशन हो रहा है, लेकिन उसके देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। पूछ इसीलिए नहीं रहा है
क्योंकि इस आदमी की राजनीतिक तौर पर दुनिया में कोई हैसियत अब बची नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रोक सकता है या इसके बस में है, या जो चीजें हो रही हैं उसको ये रोक देगा, नहीं रोक सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जो चाहेंगे वो रूस यूक्रेन वॉर का होगा, और जिस दिन चाहेंगे वो होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जब निगोशिएशन 2 राउंड के हो चुके हैं, तमाम जो प्रतिनिधि मंडल था रूस का अमेरिका का दोनों बैठकर बात कर चुका है, तो संभव है कि अगली मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच होगी, और यह भी संभव है कि वह मुलाकात को डोनाल्ड ट्रंप करने के लिए मॉस्को तक चले जाएं। आप ये देखो, सीधा जेलेंस्की कह रहे हैं कि कोई सक्सेसफुल नहीं होगा भैया, हम युद्ध पे कोई बात नहीं करेंगे। और यूक्रेन की अभी क्या हालत है, यूक्रेन किस दशा में है, आपको मैं सिंपल बता देता हूं दर्शकों। यूक्रेन का जो नक्शा आपके पास दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ इलाके हैं सेवेस्तोपोल, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियोपोल, इसके अलावा खैरसोन, क्रीमिया तो खैर 2014 से रूस ने अपना हिस्सा बना करके रखा हुआ है। ये तमाम इलाके जो आपको यूक्रेन के दिख रहे हैं, जिन इलाकों पर फिलहाल रशियन कब्जा है, यूक्रेन के 18% जमीनी हिस्से पर रशिया का कब्जा है। और इसी दौरान तमाम निगोशिएशंस हो रहे हैं, जो आपको पता है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और रशियन प्रतिनिधिमंडल मिलकर के बात कर चुका है। आपको क्या लगता है कि जब व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे तो फिर क्या बात होगी? जो रशिया के विदेश मंत्री हैं वो कह चुके हैं, लैवरोव, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो किसी बैठक को नहीं मानते, रशिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है यूक्रेन पर। इस पर लैवरोव ने यह कहा था कि देखो भाई, जेलेंस्की क्या कहते हैं या क्या बोलते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्होंने दारू पी है या कोई बड़ा नशा पिया है, मतलब स्मोक किया है। तो आप समझो कि जेलेंस्की को लेकर रशियन जो गवर्नमेंट है वो क्या सोचती है, और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि चुनाव कराओ, तुम इस पूरे निगोशिएशन में कहीं नहीं हो। यूरोप का कोई भी देश इस पूरे निगोशिएशन में नहीं है। यूरोप की इससे बड़ी बेइज्जती तो हो ही नहीं सकती है कि जो यूरोप इसके पीछे खड़ा रहा, इस व्यक्ति के पीछे जिसके चक्कर में पूरा देश बर्बाद हो गया, नाटो के चक्कर में कि हम नाटो में शामिल होंगे। अब अंत में तमाम देश कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब नाटो में शामिल होने की जरूरत नहीं है। रशिया जब बैठेगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो बातचीत का हिस्सा केवल ये होने वाला है कि जो हिस्से पे हमने कब्जा कर लिया वो हिस्सा हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ हिस्सों पर बात करना है तो कर लीजिए। दूसरा, यूक्रेन अभी और आने वाले भविष्य में कभी भी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। साथ ही नाटो के देशों ने 2009 में जो एग्रीमेंट किया हुआ था कि भविष्य में हम यूक्रेन को नाटो में शामिल करेंगे, वो वाला जो कहानी है उसको भी खत्म करिए। और यूक्रेन कभी भी न्यूक्लियर शक्ति नहीं होगा। यूक्रेन अपने यहां यूरोप के किसी भी देश की सेना को पनाह नहीं देगा। यह सब तय करिए, फिर आगे की बात करते हैं। और संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के नए प्रशासन के लिए, जो अमेरिका का डिफेंस थिंक टैंक है, उनके लिए अब रशिया पुराने समय जैसा थ्रेट नहीं है। अमेरिका अपने लिए थ्रेट चाइना को मानता है, वो चाहे सैन्य तौर पर हो, वो चाहे आर्थिक तौर पर हो। और डोनाल्ड ट्रंप इस व्यक्ति के चक्कर में अपना 4 साल खराब करने नहीं जा रहे हैं। उनका सारा का सारा ध्यान चाइना को काउंटर करने पर होगा। और यही कारण है कि जल्द ही व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। और उस पूरी कहानी में जेलेंस्की फिर से वही करेंगे जो पुराने समय में करते थे। संभव है यूक्रेन के राष्ट्रपति फिर से एक्टिंग करने लगे, क्योंकि इनकी गद्दी अब खतरे में है।